अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और हर शो पे मैं आपसे ये बात ज़रूर करती हूँ और शो को करने का जो एक मतलब मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए महसूस होती है कि जिन चीज़ों की मुझे नॉलेज नहीं है एक तो वो मुझे भी मिल जाती है और साथ साथ जो लोग हमें देख रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ अपनी बीमारी के हवाले से गलती कर रहे होते हैं तो वो हमारा शो देख के ये सीख सकते हैं कि अल्लाह ना करे अगर उन्हें किसी किस्म की भी बीमारी होती है, क्योंकि हमारे हर हफ्ते मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं तो उनको कम से कम ये पता चल जाए कि अगर उनको ये बीमारी है तो अब उनको ट्रीटमेंट लेना किस तरह से है, उन्हें कहाँ जाना है और कैसे अपनी केयर करनी है। तो ये शो बड़ा बेहतरीन होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको नॉलेज मिलती है, यहाँ से आपको एक वो रास्ता मिलता है जो आप बेहतरीन तरीके से अपनी बीमारी से लड़ सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हेमाटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अख्तरज़ादा, उनसे हम बात करेंगे। आज का शो बड़ा बेहतरीन होने वाला है। वेलकम करती हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? Alhamdulillah. First of all, thank you for inviting me in here, थैंक यू। and thank you for all team of Health 21. थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी ना आज बातें बड़े मज़े की होने वाली है और आज मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ आपसे और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता मुझे भी पता चलेंगी और हमारे देखने वालों को भी। सबसे पहली चीज़ कि हम हर बीमारी पे तो बात करते हैं, आज थोड़ा सा हम ब्लड पे बात करें। मुझे लग रहा है कि मेरा हेल्थ 21 पे होते हुए पहला ऐसा शो है कि मैं इस पे शो कर रही हूँ, इस टॉपिक पे शो कर रही हूँ, तो बहुत सारी अवेयरनेस मुझे भी मिलेगी। सबसे पहला टॉपिक कि ब्लड बनता किस तरह से, पहला सवाल मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे पास जितनी भी बीमारियां आप डिस्कस यहाँ पर शो में कर चुके हैं, लेकिन उसका इनिशियल स्टेप जो होता है वो ब्लड होता है। ब्लड होता है क्योंकि ब्लड से उस जगह पर वो चीज़ पहुँचती है और वहाँ से वो डिजीज़ कॉज हो जाती है। तो अगर हम ब्लड की बात करें कि हाउ कैन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, तो एक सिस्टम है इसमें। तकरीबन अगर हम एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें और फिर उसके बाद इन्फेंट की बात करें और फिर उसके बाद चिल्ड्रन की बात करें जी, तो उनमें 3 जगह ऐसी है जहाँ पर ब्लड बनता है, ठीक। जैसे कि स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। जब वो एडल्ट्स की तरफ जाता है तो एडल्ट्स में फिर हमारी एक ही जगह पाई रह जाती है बॉडी के अंदर, जो कि बोन मैरो कहलाया जाता है। हमारे जिस्म के अंदर 5 बोन मैरोज मौजूद है एक जगह पर, जो कि डिफरेंट किस्म के आपके मुख्तलिफ किस्म के आपके सेल्स पैदा करते हैं, लाइक स्कल, फीमर, रिब्स, स्पाइन एंड पेल्विस। ये 5 जगह है। इन 5 जगह को कहा जाता है, इसके अंदर जो मौजूद होता है दे आर कॉल्ड बोन मैरो, एंड देन दैट बोन मैरो इज द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शंस ऑफ सेल्स। उस सेल्स को कहा जाता है ब्लड। हमारे पास एक्चुअली ब्लड जो होता है उसमें अगर हम बोन मैरो की बात करें तो उसमें 2 किस्म के मैरो वहाँ पर मौजूद होते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारे सोसाइटी में है, आज हम जो अपनी सोसाइटी में एक एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत ज़्यादा है, वो वहाँ पर नहीं है इस तरीके से। जिस एरिया से मैं आया हूँ, आई बिलोंग टू द मैट्रेविल, क्योंकि मैं अपना एक हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ। आई एम आल्सो द CEO नेशनल अल-शिफा हॉस्पिटल एंड आई एम आल्सो managing director of Peace University. I'm also run a university which is included different subject like physiotherapy, BS nursing, which is 16-year education we will provide. But actually awareness नहीं है लोगों को। ये जो है ना, पहले अगर हम हिफाजत करें अपने ब्लड की तो दुनिया में कोई भी बीमारी आपको नहीं लग सकती। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि हिफाजत करें ब्लड की, तो ब्लड की हिफाजत किस तरह से हम कर सकते हैं? ब्लड की हिफाजत हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें एक्चुअली हमें पता नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या डिस्ट्रक्शंस हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ब्लड की बात करूँ तो उस ब्लड के अंदर आपके मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे RBCs होते हैं, हेमोग्लोबिन होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं विच इज़ द इम्यून सिस्टम टू द प्रोटेक्ट इन योर बॉडी। इसके अलावा बहुत सारे और सेल्स भी मौजूद होते हैं। इनकी अपनी एक पीरियड होता है, उस पीरियड के मुताबिक वो सर्वाइव करते हैं और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और फिर न्यू जनरेट होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ब्लड की हिफाजत अपनी फूड्स के जरिए से कर सकते हैं। नंबर 1 बात हाइजेनिक फूड हो। ठीक। दूसरी बात यह है
कि हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग क्या करते, बाथरूम में जाते हैं पहले हाथ हैंड वॉश नहीं करते, बाथरूम निकलने के बाद हैंड वॉश कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही है, निकलने के बाद। तो ये सोचिएगा कि आपने डिजीज अपनी बॉडी पे खुद लगाया, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने लोगों के साथ हाथ मिलाए, मैंने इस यहाँ पर टेबल पे हाथ रखा, दिस इज इन्फेक्टेड बट बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन, वायरस आल्सो। तो उसके बाद हम टॉयलेट जाते हैं, हम हाथ उस वक्त नहीं धोते। होना तो यही चाहिए कि पहले भी हाथ धोए, निकलते हुए भी हाथ धोए, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे सिस्टम नहीं है। तो वी कैन, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है जो कि अनहाइजीनिक होता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस कर देते हैं। हम मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें विदाउट इन्वेस्टिगेशंस हमें हाई डोज मेडिसिन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बोन मैरो डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होने का मकसद ये है कि वो इस तरीके से काम नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए। सर मैं यही एक बात ज़रूर आपसे पूछूंगी, आपने जब ये बात की तो मेरे जहन में एक सवाल आया है कि जो लोग हो सकता है जो हमें देख रहे हैं उनके भी जहन में आया कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या बीपी के पेशेंट होते हैं उनके तो रूटीन के साथ एक मेडिसिन चलती रहती है, क्या बोन मैरो पे उसका भी असर पड़ता है उस मेडिसिन का जो ज़िंदगी भर उनको लेनी होती है? थोड़ा सा एक्चुअली मसला ये है कि इनके लिए जानलेवा वही दो चीज़ें काफ़ी है, जिसका नाम है डायबिटिक और हाइपरटेंशन जी। अगर आप इसकी ये आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उससे प्रोटेक्शन कर रहे हो, आप उसको हाइपर सेंसिटिविटी या उनकी जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है आप उनको नीचे की तरफ लेकर आ रहे हो, ये बोन मैरो की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन इफेक्ट पड़ता है। कोई मेडिसिन अगर रूटीन में लेते हैं क्या वो हमारी किडनी को डैमेज नहीं करता? नहीं करता है उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से इंजेक्टेड फॉर्म में होता है। ओके। इंजेक्टेड फॉर्म में वो डायरेक्ट आपका वहाँ करते हैं, लेकिन जो ओरल फॉर्म में होता है उसमें ऐसे मेडिसिन है जो हमारी बॉडी के अंदर अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस मौजूद है, ये हमारी हिफाजत के लिए। अगर उसकी जरूरत नहीं है जिसको एबनॉर्मल या एंटीजन कहा जाता है, या हम इसको हेप्टेन कहते हैं, हेप्टेन उसे कहा जाता है जो हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज़ गया और हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, मैक्रोफेजेस है, उसे वो खा देते हैं। खाने के बाद उसको डेब्रिस की शक्ल में इंजाइम के तौर पे आपकी यूरिन के जरिए से निकल जाता है। लेकिन जो इंजेक्टेड फॉर्म है वो डायरेक्ट आपकी किडनी पर इफेक्ट करता है, आपकी इवन लीवर पे भी इफेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर एक स्पेसिफिक डाइट का प्रोसीजर ही लोगों को मालूम नहीं है कि मुझे दिन में कितने कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दिस कैलोरीज इज प्रोड्यूस द एनर्जी इन योर बॉडी, हमें ये नहीं पता। तो इस वजह से अगर आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो तो इफेक्ट कर रहा है लेकिन कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू अगर आप इंजेक्टेड फॉर्म में करते हो, क्योंकि ओरल फॉर्म में स्टमक में जा रहे हैं, स्टमक देन आर सर्कुलेट, एब्जॉर्प्शन फिर सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर, उसके बाद एंड में फिर वो लीवर में जा रहे हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ पर वो यूटिलाइज हो जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं थी तो किडनी के तौर पर वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बट दे टेक इन मोर टाइम, 10 to 20 ईयर्स। अगर 20 साल 30 साल तक कार है तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन जो अभी 1 साल हुआ है जो डायबिटिक का कार है उसको ऐसे कोई इफेक्ट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंट वे, हमारे पास यहाँ पर रास्ते बहुत है डायबिटिक के इलाज के लिए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज को ज़्यादातर डॉक्टर्स, क्योंकि मार्केट में जो हो रहा है यहाँ पर सिस्टम्स, ये सिस्टम्स इस बिहाफ पे हो रहे हैं क्योंकि इनको एक कमीशन मिलता है। एंड देयर इज सो सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक जो कि हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, बट द गवर्नमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट डू नॉट टेक एक्शन, क्योंकि कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनके सेल आउट कैसे होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अरबों रुपए कमाया जाता है सिर्फ हाइपरटेंसिव पे, डायबिटिक पे और हार्ट पेशेंट पे। अगर उनका ट्रीटमेंट एक नॉर्मल तरीके से किया जाए, एक तरीका, क्योंकि अगर हम बात करें 200 साल 300 साल पहले की बात करें, उस वक्त तो हमारे पास ये मशीनरी नहीं थी ना कोई डायग्नोस्टिक था, ना हमें कोई डॉक्टर बताता था कि इस डायबिटिक से आप मर जाओगे, लेकिन उनकी उम्र हमसे ज़्यादा थी। वाई? बिकॉज ये जो मेडिसिन होता है, ये जो एंटीबायोटिक्स होता है, ये बहुत बड़ा जहरीला होता है
और इस पे एक पर्सन इंसान आदी हो जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए इनको इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर उनका डोज स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है और एंड टाइम में जब इस ऐसे स्टेज पे आ जाता है कि इसके बाद अगला डोज नहीं है तो उनका इफेक्ट करता है या तो उनकी किडनी फेलियर हो जाती है या इनका एब्डोमिनल कंजेशन हो जाता है या इनका मैदे के मसले पैदा हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पर है। वरना अगर मैं भी आपको ऑनलाइन ये बताऊंगा कि इसका इलाज ट्रीटमेंट शॉर्टकट किस तरीके से, यहाँ पर तो मेडिसिन कंपनी मुझे छोड़ेंगे नहीं फिर यहाँ पर। ट्रू। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसके एक बिल्कुल आसान तरीका है, बट दे डोंट वांट नीड एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक के बगैर भी उसको सोल्यूशन है लेकिन यहाँ पर कोई बता नहीं रहा है। इस वजह से देयर इज अ ह्यूज बिजनेस इन पाकिस्तान और जो कमाई यहाँ से हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट पे, हाइपरटेंसिव पेशेंट पे और हार्ट पेशेंट पे। मेन पॉइंट है कि सिस्टम चल ही इस तरह से रहा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम रोक नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज़ बड़े सादा अल्फाज में सुनी है कि जब आपकी एज काफ़ी हो जाती तो आपका खून बनना उस रफ्तार से नहीं बनता या फिर जो है अब वो खून बनना बंद हो गया। ये बुजुर्गों की एक पुराने दौर की ये बातें होती थी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? ऐसा कुछ है? ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर इसमें अभी भी आप अगर किसी बुजुर्ग से आप हमारे अपने बुजुर्गों से सुनते होंगे तो कहते होंगे अब हम बुजुर्ग हो गए, अब वो ताकत नहीं रही, अब वो खून उस तरह बन नहीं रहा। ये अल्फाज आप भी सुनते होंगे। थोड़ा उन लोगों के लिए कि ये वहां तक आवाज जाए कि उम्र के किस हिस्से में आप जो समझते हैं कि अब वो चीजें नहीं बन रही और अब जो है हम दवाइयों पे अपनी जिंदगी को लेके चलेंगे, ये उनके लिए सवाल है। एक्चुअली मैडम मसला ये है कि खून का ना बनना इसका मतलब है कि इंसान ना होना। बिल्कुल। अगर उस स्टेज पे वो पहुंचते और कह रहे कि मेरे बॉडी के अंदर या मेरे बोन मेरो खून नहीं बना रहे तो फिर वो जिंदा कैसे है? नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल ये है कि एक्चुअली उन्होंने, मैंने आपको कहा ना कि लॉन्ग टाइम तक अगर एक बंदा मेडिसिन खा रहा है लॉन्ग टाइम तक, मतलब 20 साल तक 30 साल तक, जब वो बुढ़ापे तक भी डायबिटिक पेशेंट हो या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो तो उसके बोन मेरो पे इफेक्ट पड़ता है। बोन मेरो अगर आपका इस वक्त मेरा अगर 100% बोन मेरो काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेडिकेशन के थ्रू पे मैं डेली बेसिस ले रहा हूँ, हो सकता है मेरा 50% काम करे, मेरा 70% काम करे। ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हम अपने चंद पैसों को बचाने के लिए हम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, वरना वही पैसे हमसे 3 गुना बाद में लग जाते बिल्कुल। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं कि नहीं भाई आप हमें एंटीबायोटिक, दुनिया में आप देखिए कि वाइड एशियन कंट्रीज है जिसमें विदाउट इन्वेस्टिगेशंस आपको मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि कानूनी तौर पर ये जुर्म है। फर्स्ट यू मस्ट बी इन्वेस्टिगेट कि इश्यूज क्या है, देन आफ्टर यू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। आप बाहर मुल्क जाइए, आप भले आप ज्यादा हाइपरटेंसिव हो जाए, आप ज्यादा डिप्रेशन में चले जाए, बट वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहेंगे कि they take only 3 hours। शायद वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही होती हैं। यहाँ पे अगर एक कोई गरीब किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाता है और उसको टेस्ट दिए जाते हैं कि या जाके अपने ब्लड टेस्ट करवाओ, तो वो ये सोचता है कि मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है कि मैं जाके कल टेस्ट करवाऊँ, तो वो वाला डॉक्टर चूज़ करता है जो उसको सिर्फ दवाई देता है, वो डायग्नोज नहीं करता बीमारी को। ये वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? 100% यही है। एक्चुअली वी हैव अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप नहीं जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, यू डोंट वांट टू नीड अ प्राइवेट हॉस्पिटल। हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट तो एक सिस्टम शुरू है यहाँ पर, आप नहीं जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, आपको जो पैसे लगते हैं डॉक्टर्स पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कभी भी जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टेस्ट लिखे आएंगे, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं डायरेक्टली इनको कोई मेडिसिन दूं जिसकी वजह से इनकी बॉडी में कोई रिएक्शंस पैदा करे, तो ऐसे समझिए कि, क्योंकि आजकल हम ये सोच रहे हैं कि एक डॉक्टर का शोबा जो है ना खिदमत खलक है, ये गलत कह रहे लोग। आजकल वो सिस्टम उलट हो चुका है, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं हमें वो सीधा लग रहा है, लेकिन वो सीधा नहीं, वो गलत है। गलत इस वजह से क्योंकि जब तक आप उस वक्त तक इंसान का हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप उनकी बीमारी को डायग्नोस ना करें। आप अगर डायग्नोस नहीं करेंगे और आप 3rd जनरेशन 4th जनरेशन 2nd जनरेशन के आप उन्हें एंटीबायोटिक्स देंगे,
उस पर इफेक्ट पड़ता है आपकी किडनी के ऊपर फेलियर, या आपका जो रेड मेरो होते हैं, जो बोन मेरो के अंदर जो सेल्स बनते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। और तीसरी इफेक्ट जो पड़ता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती है जी। वही एंटीबॉडीज जो होता है वो वही एंटीबॉडीज पर भी इफेक्ट पैदा कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आजकल हमें तैयार चीज मिल जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल। सामने अगर डॉक्टर बैठा हुआ है तो मैं इसके पास जाऊंगा, भले ये क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है, डजंट मैटर। लेकिन मैं वहां पर जीपीएमसी नहीं जा रहा हूँ, ना मैं वहाँ एनआईसीएच जा रहा हूँ, ना मैं सिविल जा रहा हूँ, ना ट्रामा सेंटर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है और हमें आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएं, ब्लड की कौन कौन सी बीमारियां होती है, कितनी इकसाम होती है, थोड़ा सा वो अगर थोड़ा एक्चुअली दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, हाँ। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो करता है वो ब्लड करता है। ब्लड के अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई खाने में मैंने टाइफॉइड लिया, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है, मैदे से जाकर फिर वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड देन अ पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड। आजकल हम एक टाइफाइड के टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं टाइफाइड डॉट, जो कि ISO WHO ने उनको बंद कर दिया गया। ये टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। वी आर गो फॉर द ब्लड कल्चर। हमारे पास जितनी भी बीमारियां है खून में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन यही करते हैं, लेकिन जो खून की अपनी असली बीमारी है वो है कैंसर, ल्यूकीमिया है, आपका बोन मेरो डिप्रेस हो जाते हैं ड्यू टू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4-4, 5-5 महीनों के मैं बच्चे देखता हूँ जिनको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि आप 1.5 ग्राम आप ये इंजेक्शन को दिन में 2 मरतबा लगाएं, जिसकी वजह से उसका बोन मेरो डिप्रेस हो जाते हैं। बोन मेरो डिप्रेस होने का मकसद ये है कि जहाँ से खून बनने के चांसेस थे वहां से बंद हो गए, और अगर बंद नहीं हुई तो वहां पर जो सेल बनते जा रहे वो गलत बन रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर ये गिलास जो है, जो कंपनी बना रही है, ये मार्केट में उस वक्त तक लाएंगे जब इसकी शक्ल ऐसी होगी। अगर इसकी शक्ल थोड़ी सी भी बिगड़ जाएगी ना तो वो मार्केट पे इनको पेश नहीं करेंगे, वो साइड पे कर लेंगे कि कचरा ही साइड पे करें। तो ये मसला होता है कि हमारे बोन मेरो जो होता है या तो सप्रेस होते हैं, हमें जाना पड़ता है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ, या हमारे जो अंदर जो है ना नया सेल पैदा हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती। ऐसे मिसाल को समझिए कि मेरे अंदर कोई जिन घुस गया और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ। मेरे हाथ पैर बिल्कुल बंद है, बल्कि दिमाग मेरा भी चल रहा है लेकिन आई कांट टू डू इट। इस तरीके से वहां पर बोन मेरो में एक ऐसा जिन घुस जाते हैं जिसको कहते हैं कि आप सिर्फ ये वाले सेल तैयार करें, बाकी कुछ भी नहीं करें। तो जो सेल्स तैयार हो रहे हैं बॉडी के अंदर उसको ब्लास्ट सेल्स कहते हैं। वही ब्लास्ट सेल होते हैं दे आर कॉल्ड द कैंसर, जिसमें ल्यूकीमिया बड़ी बड़ी बीमारी होती है जो कि अनट्रीटेबल होता है। अगर हमारे ज़्यादातर लोगों को तो उस वक्त पता चल जाता है जब उनके जिस्म में 70 से 80% तक ब्लास्ट सेल चले जाते हैं। उसकी फिर 2 से 3 महीने की वो है। हम मेरा अपना एक टीचर है डॉक्टर ताहिर शमसी, जिनकी डेथ हो चुकी है कोरोना में। अच्छा। और डॉक्टर उस्मान जो हमारे बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इसके अलावा डॉक्टर मोइन साहब थे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सासुमा। तो यकीन करें कि वो समझते थे कि हमें डिजीज डायग्नोस करने के लिए सिर्फ एक शुरू में CBC का टेस्ट करें। वो उसी CBC के टेस्ट से आइडेंटिफाई करते थे कि इनको क्या मसला है और फर्दर जाकर हमें कौन से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कह रहे कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करें। इसके बाद जो हमारे बॉडी के अंदर आते ल्यूकीमिया पैदा होती है, एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइल्ड ल्यूकीमिया, लिम्फोमा पैदा होते हैं। दिस ऑल इज द कॉल्ड टू द ब्लड कैंसर। ये तमाम के तमाम आपके ब्लड से पैदा होते हैं और यही वाहिद बीमारियां हैं जो कि आपकी जिंदगी एक नुक्ते पे खड़ा करवा देती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हमारे पास ऐसे एक पेशेंट ऐसे भी आते हैं कभी कभार कि जिनके WBC 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं, तो डॉक्टर वहाँ के जो डॉक्टर से उनको दिया जाता है एंटीबायोटिक दिया जाता है। जब हम उस WBC को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये इनको इन्फेक्शन नहीं है, इनको कैंसर है। देन वी आर रेफर टू द NIBD
आल्सो फॉर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, याकत नेशनल हॉस्पिटल। एक्चुअली वो टाइम उससे गुजर चुका होता है। तो ये हमारे पास जो ब्लड की बीमारियां हैं, ये ब्लड खुद ब खुद ही पैदा कर लेती है। किस वजह से? कि आया आपने हाई डोज मेडिकेशन दिए, या आपने एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जिसकी वजह से जहाँ पर पैदावार का सिस्टम था वहाँ पर स्टॉप हो गया, और वो स्टॉप होने के बाद अब वहाँ से जो सेल निकल रहे हैं वो हमारे बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, न्यूट्रोफिल है, बेजोफिल है, इजिनोफिल है, ये तमाम सेल्स ब्लड में होते हैं जी। लेकिन इसमें अगर कोई भी एबनॉर्मल सेल्स कोई देख ले हमारे बॉडी के अंदर, तो मैक्रोफेजिस को एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो मैक्रोफेजिस को लाइक सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं कि भाई ये चीज़ हमारी शक्ल जैसे तो नहीं लगेगी, तो क्या कर लेते हैं, उसे वो इंगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और मार देते हैं। लेकिन अगर आपके तमाम सेल एबनॉर्मल बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो उस पर हैवी हो जाता है माइक्रोफेजिस पर। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं बॉर्डर्स में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर 10 आर्मी वाले, यहाँ पर 100 आर्मी वाले, तो कौन जीतेगा? 100 वाले, 100%। तो वहाँ पर आपके जो एबनॉर्मल सेल्स इतने ज़्यादा हो गए कि आपकी बॉडी अनकंट्रोलेबल होगी, जिसकी वजह से आपका फीवर, ब्लड वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोरी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप आगे जाकर तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अगर बेस्ट ट्रीटमेंट है तो दे आर रिक्वायरमेंट फॉर द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, ठीक है। तो वो करवाना आसान तो नहीं है? नहीं। वो तो आगा खान में वो तो एक्चुअली आगा खान में तो हम वो काम हमारी गलती की वजह से हो रही है, तो व्हाई वी डू दैट? हम क्यों कर रहे हैं ऐसा काम जो हमें पता है हमें 10 रुपए इस डॉक्टर के पास लग रहे हैं, हम 20 वाले के पास नहीं जा रहे हैं। आप 20 वाले के पास भी नहीं जाए, 10 वाले के पास भी नहीं जाए, आपने गवर्नमेंट ने आपको बहुत फैसिलिटीज दी है, आप वहां पर जाइए, आपके ये 10-20 रुपए भी बच जाएंगे। बिल्कुल, और आप बीमारी से भी बच जाएंगे। हम बीमारी को क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये यहाँ आने के बाद ये स्क्रीट आउट हो जाए, खत्म हो गया। ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो टॉक्सिक्स पैदा जरूर करता है। वही टॉक्सिक जहरीला आप देखेंगे कि पाकिस्तान में आजकल मैदे के कितने लोग बीमार हैं। बिल्कुल, गैस्ट्रो इतने पेशेंट से अगर आप 10 में से देखेंगे तो 7-8 जो है ना एब्डोमिनल के मैदे की बीमारी है। व्हाई? बिकॉज दे आर टेकिंग द मेडिकेशंस। किस पे भरोसा करे, किस पे भरोसा ना करे, लेकिन सवाल यही बनते हैं ना लोगों की क्या करे फिर? आप ये करें कि पहले आप पूछे उनसे कि मुझे हुआ क्या है, आप जो मुझे मेडिसिन दे रहे हो इनका इंक्यूबेशन पीरियड्स क्या है, इस आपने मेरे अंदर क्या ऐसे आइडेंटिफाई किया कि आपने मुझे ये मेडिसिन दी। आजकल ये सवालात कोई भी नहीं पूछ रहा, बल्कि बाहर मुल्क में ये सवालात पूछे जाते हैं क्योंकि ये पेशेंट का राइट्स है। राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लेके आए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल थे और बहुत कुछ आपसे पूछना था, पर क्या करें, शो का टाइम खत्म है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। कोशिश की कि कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिले, पर टाइम की कमी की वजह से अब यहाँ पे शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। पर अगले हफ्ते ज़रूर हाजिर होंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, और इसी तरह हेल्थ 21 को देखते रहें, पसंद करते रहें। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।